हेलो गाइस, मेरा नाम यासीन है और आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। किसी भी एसी को समझने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं तो इसमें मेन कंपोनेंट चार होते हैं। एक तो कंप्रेसर होता है, फिर कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। अगर हम कंप्रेसर की बात करते हैं तो कंप्रेसर का काम क्या होता है कि ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर के रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो सपोज हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 15 डिग्री सेल्सियस और 69 PSIG का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर होता है तो कंप्रेसर इसे कंप्रेस करके 93 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देता है, जिसका प्रेशर रहता है 278 PSIG। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के इनलेट में एंटर करता है। यहाँ पर क्या होता है, ये सुपर हीटेड फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये 100% वेपर फॉर्म में होता है। सुपर हीटेड फॉर्म में होता है, 100% वेपर फॉर्म में होता है। जब ये 100% वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट कंडेंसर की कॉइल में एंटर करता है तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड। अब 93 डिग्री सेल्सियस चूँकि बहुत अधिक टेम्परेचर है तो ये 93 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। वहीं इसमें एक फ़ैन लगा होता है। या फ़ैन जो है, एम्बिएंट टेम्परेचर की जो एयर होती है वो इसके उस टेम्परेचर की एयर इसकी कॉइल पे से फ्लो कराता है। उस टेम्परेचर की एयर को इसकी कॉइल पे से फ्लो कराता है। कौन? ये फ़ैन। चूँकि अगर हम देखते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस वैसे तो अपने आप में अच्छा टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन 93 डिग्री सेल्सियस से ये काफ़ी कम है। तो क्या होता है, यहाँ पे हीट का कन्वेक्शन होता है और हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंडेंसर, इसका रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यहाँ 93 डिग्री सेल्सियस से आप खुद देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया है ये रेफ्रिजरेंट। इसका प्रेशर 278 PSIG ही है। टेम्परेचर अभी डाउन नहीं हुआ है, बट इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। प्रेशर वही है लेकिन टेम्परेचर डाउन हो गया। किसकी वजह से? एम्बिएंट एयर इस पे फ्लो कर रही है। एम्बिएंट एयर इस पे फ्लो कर रही है। तो इस वजह से जब इसमें 93 डिग्री सेल्सियस के रेफ्रिजरेंट से वो एयर पास होती है तो उसका टेम्परेचर ये ऑब्जर्व कर लेती है और ये एयर हॉट हो जाती है। जो निकल रही है एयर कंडेंसर कॉइल के बाहर पास होके जो एयर निकलती है वो हॉट हो जाती है कंपैरेटिवली। लेकिन और इसका जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है ये डाउन हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करके ये बाहर को निकल रही होती है तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट ट्रांसफ़र, इसका टेम्परेचर डाउन होना ही होना है, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यहाँ में 40 डिग्री सेल्सियस का लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर गेट आउट हो जाता है। अब अगर 40 डिग्री सेल्सियस और 278 PSIG का रेफ्रिजरेंट हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, यही रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है एक्सपेंशन वाल्व की तरफ। अब एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन वाल्व आता है, मैनुअल वाल्व आता है, कैपिलरी ट्यूब्स, ऑटोमेटिक वाल्व्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, फ्लोट वाल्व्स। तो इसमें बेसिकली ये डिवाइसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं कि रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसे कंट्रोल कर सके, उसके प्रेशर को रिमूव कर सके, उसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जो है अलाउ करे एक्सपेंड करने के लिए। इसके यहाँ पे जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है जो हमें रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे 75% लगभग लिक्विड फॉर्म होती है और 25% वेपर फॉर्म होती है, क्योंकि ये कंडेंस हो चुका होता है। जब यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू कंडेंस हो चुका है तो 75% यहाँ लिक्विड हो गया। अब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म को ये और 25% लगभग वेपर फॉर्म है। तो अब ये एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करते हैं, ये इसके प्रेशर को रिमूव कर देते हैं और इसके जो लिक्विड फॉर्म है उसको वेपराइज कर देते हैं, वेपर फॉर्म में बदल देते हैं। जब इसके टेम्परेचर को
वेपर फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एक्सपेंशन बॉल से जब ये पास होते हैं तो यहाँ पे 4.5 डिग्री सेल्सियस का हमें रेफ्रिजरेंट प्राप्त होता है इवेपोरेटर के इनलेट के पास। यहाँ पे 69 psi जिसका प्रेशर होता है और 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस का लगभग रेफ्रिजरेंट प्राप्त हो जाता है। अब ये इवेपोरेटिव कॉइल में जब ये एंटर करता है 4.5 डिग्री सेल्सियस का लगभग रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पे मान लीजिए ये फैन है, रूम का फैन है, तो रूम का टेम्परेचर एयर का क्या है, रूम की एयर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 24 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रूम का है, रूम की एयर का है, वो 24 डिग्री सेल्सियस की एयर ये फैन क्या करेगा, इस कॉइल के ऊपर से पास कराएगा। अब चूंकि इस कॉइल के अंदर तो 4.5 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, तो अब 4.5 डिग्री सेल्सियस की कॉइल पे 24 डिग्री सेल्सियस की एयर जब पास होगी तो इसमें हीट ट्रांसफर हो जाएगा, हीट कन्वेक्शन बोलेंगे उसे। अब जब ये इसकी ऑब्जर्व कर लेगा इसकी हीट को रेफ्रिजरेंट, और ये निकलने वाली एयर इसमें ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि रूम की एयर ठंडी हो जाएगी। अब इससे निकलने वाली एयर तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन इस पर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है इसमें इवेपोरेटर में, ये इवेपोरेट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये यहाँ पे जब ये निकल कर आएगा तो 10 से 12 लगभग डिग्री सेल्सियस का हमें रेफ्रिजरेंट मिलेगा अगर हम देखेंगे तो, और 69 psi का लगभग प्रेशर मिलेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको तो ये लगभग 80-85% जो है वो वेपर फॉर्म में होगा, 10 से 15% जो है वो मिलेगा ये आपको लिक्विड फॉर्म। अब जब ये 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर में जाता है तो इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है वो इसके स्टोर हो जाता है इसके बेस में, और वेपर फॉर्म जो 80 से 85-90% जो होता है वो एक्यूमुलेटर के थ्रू होता हुआ फिर से कंप्रेसर में जाता है। अब ये कंप्रेसर में जब ये एंटर करता है तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, और इस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, 69 के अराउंड, 69 के अराउंड होता है। ये फिर वही साइकिल चलती रहती है ये, और रेफ्रिजरेशन साइकिल इसी तरीके से काम करती है। इसमें हमने एम्बिएंट एयर का एग्जांपल लिया 35 डिग्री सेल्सियस। रूम की ये जो फैन है ये ब्लोअर होता है बेसिकली किसी रूम का, तो जो ब्लोअर होता है वो लगभग 24 डिग्री सेल्सियस हमने लिया है टेम्परेचर उसका, रूम की एयर का। और यहाँ पे कंडेंसर भी अगर हम बात करें तो कंडेंसर भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें वाटर कूल्ड भी होता है, एयर कूल्ड भी होता है। जब सेंट्रलाइजर कंडीशनिंग होती है तो वहाँ पे चिलर में क्या होता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज़ करते हैं। यहाँ पे छोटी जो यूनिट्स हैं जो घरों में लगते हैं, स्प्लिट या फिर कोई सी पैकेज या फिर विंडो एसी, इन सब में क्या होता है, कंडेंसर एयर कूल्ड होता है। क्योंकि वो वहाँ पर वाटर कूल्ड लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसमें कूलिंग टॉवर वगैरह सारा का यूज़ होता है, शेल एंड ट्यूब टाइप के कंडेंसर होते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप के होते हैं कंडेंसर की अगर हम बात करें, एक एयर कूल्ड, एक वाटर कूल्ड और एक इवेपोरेटिव। तो एयर कूल्ड में एयर कूल्ड के नाम से ही पता लग रहा है कि एयर से कूल हो रहा है, वाटर कूल्ड में वाटर से कूल हो रहा है, नाम से ही पता लगा। इवेपोरेटिव में दोनों होते हैं, एयर एंड वाटर का दोनों का यूज़ होता है। ऐसे एक्सपेंशन बाय वॉल्व के मैं टाइप्स बता चुका हूँ, ये अपने अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे जो एप्लीकेशंस है, स्प्लिट के लिए अलग यूज़ हो रहा है, और आपका सेंट्रलाइजर कंडीशनिंग के अलग यूज़ हो रहा है, पैकेज के लिए अलग यूज़ हो रहा है, ठीक है। वही इवेपोरेटर, एक्यूमुलेटर भी इसको भी हम कई जगह से रिप्लेस कर सकते हैं। और कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर भी अलग अलग तरीके से यूज़ होता है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। कंप्रेसर भी सेंट्रीफ्यूगल भी होता है, स्क्रोल, स्क्रू, रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग तो बहुत पुराना हो चुका है, अब ये ओल्ड ट्रेंड्स में है, नया ट्रेंड आजकल सेंट्रीफ्यूगल। अगर हम सेंट्रलाइज की बात करें, सेंट्रलाइज प्लांट में कहीं पर भी चिलर में अगर हम देखते हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूगल मिलता है। इसमें लगभग 400 से लेके 1500 TR तक का जो एप्लीकेशंस होते हैं चिलर के, वो सेंट्रीफ्यूगल भी, उसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही लगा होता है। स्क्रोल में 11 से 120 TR तक का हम यूज़ देखते हैं, वही स्क्रू में 100 से 900 तक का। रोटरी में भी छोटा ही यूज़ होता है। रेसिप्रोकेटिंग बहुत पुराना, अभी आजकल यूज़ में भी नहीं है।
तो ये हमारी यहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट हो गई। मुझे आशा है कि आपने टेम्परेचर, प्रेशर और रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, और एक रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होता है, वो सारा कुछ आप समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें, सपोज स्प्लिट एसी मान लेते हैं इसको, तो ये जो कंप्रेसर है और ये कंडेंसर है, ये आउटडोर यूनिट कहलाएगा हमारा। इसका कॉम्बिनेशन कहलाएगा आउटडोर यूनिट। ये बेसिकली एक लाइन हमने बीच में ड्रॉ की हुई है। तो लाइन के राइट साइड में जो है वो सारा का सारा जो है वो आउटडोर यूनिट कहलाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन जो है वो इंडोर यूनिट कहलाएगा, जिसमें एक्सपेंशन वॉल्व है, इवेपोरेटर है, और ये ब्लोअर होता है अंदर लगा हुआ, ब्लोअर है इंडोर यूनिट में। एक्यूमुलेटर है, जिसमें पानी आपने देखा होगा कंडेंस होकर वो नीचे आ रहा होता है एसी में। तो बेसिकली ये सब इंडोर यूनिट है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड जो है वो आउटडोर यूनिट है। लेकिन यहीं पे अगर सेंट्रलाइजर कंडीशनिंग की बात करें, उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसमें यहाँ पर कंडेंसर की या फ़ैन की जगह यहाँ पर कूलिंग टॉवर का यूज़ करते हैं वो लोग, पूरा पाइपलाइन पड़ती है उसमें, और उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्टेड होता है, फिर जो है एक पाइप कनेक्टेड होता है, उस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा होता है, फिर वो वाटर जाता है उसमें। वाटर में भी आगे चल के एएचयू में कॉइल बनी होती है, वो वाटर एएचयू से कनेक्टेड होता है, फिर वो उसमें ब्लोअर लगा होता है, उस ब्लोअर के थ्रू हमें ठंडी हवा मिलती है। तो वो लंबा प्रोसेस है, वो सेंट्रलाइजर कंडीशन में यूज़ होता है। लेकिन छोटे जो हम देखते हैं, जो आमतौर पर हमें घर पे स्प्लिट या फिर आपका ये हो गया डक्टेबल में भी वही वाटर कूल्ड वाला सिस्टम होता है। लेकिन विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, इसमें यही वाली रेफ्रिजरेशन साइकिल बेसिक ही यूज़ होती है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर आशा करता हूँ कि आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ आई होगी। इसमें कोई आपकी क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।